Hello everyone, welcome back to online class. I am Vishakha. Today we will discuss about the कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि जो नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी, जीएनपी एंड उसके बाद जो नेशनल इनकम से कंसेप्ट रिलेटेड थे उनके बारे में हमने वन बाय वन डिस्कस किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफिकल्टीज इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज हैं, क्रिएट होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज difficulties in the calculation of national income। अब देखो मेनली कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो नेशनल इनकम में हम जो हमारी डोमेस्टिक एरिया में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई है प्लस NFIA मींस नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी भी इनकम जनरेट की है उन सबकी वैल्यू को हम इंक्लूड करते हैं। द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री और आउटसाइड द कंट्री बाय द रेजिडेंट्स मींस कंट्री के रेजिडेंट्स के थ्रू कंट्री में जो भी प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है। और अगर इंडिया के जो रेजिडेंट्स होते हैं फॉरेन कंट्री में जाके कोई भी कमोडिटीज की प्रोडक्शन करते हैं तो उन सबकी वैल्यू को क्या है हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। अब देखो जो नेशनल इनकम है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, वन फाइनेंशियल ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उन सबकी मार्केट वैल्यू। क्लियर है? तो अब देखो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज हैं जो क्रिएट होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। फर्स्ट प्रॉब्लम है इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। हु सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, कौन से पर्सन है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मींस वो, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि वो पर्सन जिनका अपना खुद का बिजनेस होता है, जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस सेटअप किया होता है, ओके, वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनको किसी और पर्सन के अंदर एज ए एम्प्लॉय की फॉर्म में उन्हें काम नहीं करना पड़ता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन वो होते हैं जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया होता है। क्लियर है? तो देखो कि जब भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, 1 ईयर की इनकम लोगों की कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उनकी इनकम को कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है वो अपनी एग्जैक्ट इनकम शो नहीं होने देते हैं कि 1 ईयर में उन्होंने कितनी इनकम जनरेट की है, ओके, क्योंकि उनका अपना खुद का बिजनेस होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं तो लेबर भी वो खुद ही होते हैं, ठीक है, कैपिटल भी वो जिससे कैपिटल बोरो करते हैं, ठीक है, तो वो खुद ही करते हैं, मतलब अपने अंडर उन्होंने पर्सन्स, ऐसे नहीं है कि उनको किसी दूसरे पर्सन के कंट्रोल में काम करना पड़ता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन क्या होते हैं जो अपनी इनकम को एग्जैक्ट गवर्नमेंट के सामने शो नहीं होने देते हैं। तो इसीलिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उनकी इनकम को कैलकुलेट करना नेशनल इनकम में डिफिकल्ट होता है। सेकेंड है शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब देखो जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स होते हैं उनकी जो ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन किया जाता है, वो भी क्या है, पेपर वर्क, पेपर की फॉर्म में किया जाता है, मनी की फॉर्म में क्या है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स की ट्रांजैक्शन नहीं होती है। तो अगर देखो पेपर वर्क में, पेपर की फॉर्म में जो भी वर्क किया जाएगा तो उसे हम क्या है नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज नेशनल इनकम के जब हमने फीचर्स किए थे तो उसमें लिखा था कि नेशनल इनकम इज कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ मनी, मतलब कि जो हमारे पास मनी की फॉर्म में होती है, जो वैल्यूज गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो वो मनी की फॉर्म में होती हैं, तो उनको ही हम क्या है नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। अगर जो भी ट्रांजैक्शन शेयर एंड डिबेंचर्स की पेपर फॉर्म में हो रही है तो उसे हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। What is intermediate goods? Intermediate goods are those goods which are used in the further processing। अब देखो
जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो क्या होती हैं, रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है जिससे हम कोई ना कोई फाइनल प्रोडक्ट क्या है प्रोड्यूस करते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें हम क्या है इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करेंगे तो इससे नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होगी, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब देखो इंटरमीडिएट गुड्स तो वो होती हैं जिनको हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं, रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज करते हैं। ओके, लाइक जैसे कि कॉटन हो गई या थ्रेड हो गया, तो इससे क्या है कॉटन के क्लोथ्स बनाएंगे। क्लियर है? तो इंटरमीडिएट गुड्स से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए ओनली फाइनल गुड्स का यूज किया जाता है। फाइनल गुड्स मींस कि जिनकी प्रोडक्शन के बाद लास्ट में उनको क्या है कंजम्पशन करनी होती है, उनका सीधा यूज करना होता है, उनको एज ए रॉ मटेरियल की फॉर्म में हम यूज नहीं करते। तो नेशनल इनकम इज कैलकुलेट ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू से ही हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है इलीगल एक्टिविटीज, लाइक ब्लैक मार्केटिंग। अब देखो इलीगल एक्टिविटीज लाइक ब्लैक मार्केटिंग। अब देखो कुछ पर्सन्स क्या होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेड वगैरह करते हैं, तो उन्होंने इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, जब प्रोड्यूसर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जितनी भी उन्होंने प्रोडक्शन की है, वीट की प्रोडक्शन की है, क्लोथ्स की, किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की है, तो वो क्या करते हैं कि जितनी भी उन्होंने प्रोडक्शन की है उसमें से लाइक उन्होंने वीट की प्रोडक्शन की है, तो वीट का जो हाफ मटेरियल है, जितनी भी वीट की प्रोडक्शन हुई है उसमें से हाफ स्टॉक को तो वो मार्केट में सेल कर देते हैं, ठीक है, लोगों की डिमांड्स के लिए, कंजम्पशन के लिए, बट हाफ स्टॉक को वो अपने पास रखते हैं, अपने गोदाम वगैरह होते हैं, ठीक है, या सेलर्स होते हैं, वो अपने हाफ क्या है अपने पास रखते हैं। मतलब कि अब देखो नेशनल इनकम में हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जितनी प्रोड्यूस हुई है उसकी मार्केट वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। तो अगर देखो वीट का जो स्टॉक है, अगर प्रोड्यूसर्स क्या है गवर्नमेंट के सामने शो नहीं होने देते कि उन्होंने इतना स्टॉक तैयार किया है, तो उसको फिर हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। और वो ये सब कुछ क्यों करते हैं, हाफ स्टॉक मार्केट में इसलिए सेल करते हैं ताकि वो स्टॉक जब खत्म हो जाएगा और लोग वीट की डिमांड करेंगे तब वो उस स्टॉक को मार्केट में लेके आएंगे, क्योंकि स्टॉक कम होगा और डिमांड ज्यादा होगी और उस स्टॉक के क्या है प्राइसेस इंक्रीज कर देंगे। तो वो क्या होती है इलीगल एक्टिविटीज, ब्लैक मार्केटिंग। तो ब्लैक मार्केटिंग की वजह से क्या है कि जो एग्जैक्ट नेशनल इनकम कितनी क्रिएट हो रही है कंट्री में उसको फाइंड करना डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि जिसमें पहले जो मनी का यूज, फर्स्टली अब देखो एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे क्या है लोग मनी का यूज नहीं करते थे। मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी गुड्स वगैरह लाइक जैसे कि सेलर है वो बायर्स को गुड्स देते हैं, सेल करते हैं, ठीक है, बायर्स उनसे परचेज करते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन होती है अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें तो ये ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में होती है। बट एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि मनी तो उस टाइम यूज नहीं करते थे, तो इसलिए जो भी ट्रांजैक्शन की जाती थी, अगर किसी को कोई भी मटेरियल खरीदना है, ठीक है, तो उसके लिए बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था। बार्टर सिस्टम क्या होता था कि जिसमें गुड्स के बदले गुड्स प्रोवाइड होती थी। सपोज कि अगर 2 पर्सन थे और अगर 2 पर्सन है, अगर हम एंशिएंट टाइम में बात करें बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो अगर 1 पर्सन है उसकी एप्पल की डिमांड है, एप्पल चाहिए, एंड जो सेकंड पर्सन है उसे शुगर चाहिए। ओके, अब देखो जो फर्स्ट पर्सन है उसे एप्पल चाहिए, सेकंड पर्सन है उसे शुगर चाहिए। अब सेकंड पर्सन के पास एप्पल्स हैं तो वो क्या करेगा, फर्स्ट पर्सन को एप्पल प्रोवाइड करवा देगा, और फर्स्ट पर्सन के पास शुगर है तो वो उसे शुगर प्रोवाइड करवा देगा। मतलब कि फर्स्ट पर्सन को शुगर के लिए या सेकंड पर्सन को एप्पल के लिए मनी नहीं देनी पड़ती थी, वो क्या करते थे गुड्स के बदले गुड्स प्रोवाइड करवाते थे। फर्स्ट पर्सन को अगर शुगर चाहिए और सेकंड को अगर एप्पल चाहिए तो फर्स्ट पर्सन सेकंड को एप्पल प्रोवाइड करवाएगा, एंड जो सेकंड पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन को शुगर प्रोवाइड करवाएगी। तो ये होता है बार्टर सिस्टम, जिसमें जो भी डेली ट्रांजैक्शन की जाती है वो कमोडिटीज की फॉर्म में की जाती है, कमोडिटी के बदले कमोडिटी प्रोवाइड करवाना।
ओके तो देखो अगर मेनली बार्टर सिस्टम के थ्रू अगर ट्रांजैक्शन की जाएगी कमोडिटी के बदले, ठीक है, तो इससे भी हम नेशनल इनकम को फाइंड नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमें क्या है कमोडिटी के बदले अनदर पर्सन को कमोडिटी प्रोवाइड करवानी पड़ती है। और हमने ये देखा है कि अगर नेशनल इनकम को काउंट करना है तो नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड ओनली इन द टर्म्स ऑफ मनी। मनी की फॉर्म में हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, गुड्स की फॉर्म में, पेपर वर्क की फॉर्म में या सेमी प्रोड्यूस्ड गुड्स की फॉर्म में हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये है दीज आर दी मेन डिफिकल्टीज टू कैलकुलेट दी नेशनल इनकम। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। व्हाई नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, मतलब कि नेशनल इनकम है इसको कैलकुलेट क्यों किया जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। क्या क्या इंपॉर्टेंस है नेशनल इनकम की, कि कंट्री में जो नेशनल इनकम है उनको कैलकुलेट करने से गवर्नमेंट को क्या प्रॉफिट होता है, मतलब कि हमारी कंट्री की उनको नॉलेज प्रोवाइड होती है किस चीज के बारे में, मतलब क्या गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है, बेनिफिट्स हैं कि वो हमारी कंट्री में जो नेशनल इनकम्स हैं, एवरी कंट्री है वर्ल्ड की वो क्या है अपनी कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री। अब देखो नेशनल इनकम की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम वी कैन फाइंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री। देखो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन से गवर्नमेंट को क्या है ये पता चलता है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ठीक है, ये हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो किस टाइप का है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मींस कि हमारी कंट्री जो ग्रो कर रही है या फिर वो क्या है अंडर डेवलप हो रही है, ग्रोथ इंक्रीज हो भी रही है कंट्री की या डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम नेशनल इनकम के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कम है मींस कि लोग कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड है, कम लोग हैं जिनके पास जॉब्स हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमारी कंट्री की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, कम हो रही है। और अगर हमारी कंट्री की नेशनल इनकम ज्यादा है इट मींस कि कंट्री में पॉवर्टी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड है, मैक्सिमम जो पर्सन है वो क्या है जॉब्स कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं, तो इसीलिए और हमारी कंट्री भी क्या है ग्रोथ कर रही है। तो मतलब कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने से हमें कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो स्ट्रक्चर है कि हमारी कंट्री डेवलप हो रही है या अंडर डेवलप हो रही है, उसके बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड होती है। क्लियर है? नेक्स्ट है टू फॉर्म्युलेट इकोनॉमिक पॉलिसी। अब देखो इंडिपेंडेंस होने के 15 अगस्त को जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी उसी टाइम से हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कमीशन स्टार्ट किया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट की। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948, 1956, 1999, तो ये सब उन्होंने पॉलिसीज क्यों इंप्लीमेंट की थी, ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाए, क्योंकि कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो मेनली किस पे डिपेंड होती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। जिस कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा से ज्यादा होती है, इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट होती है, उस कंट्री की जो ग्रोथ है वो भी क्या है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती है। तो इसीलिए हमारी कंट्री में क्या है गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको फॉर्मुलेट किया ताकि कंट्री में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज वगैरह बनाई जाए, ठीक है, प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाए, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कर दिया जाए। तो अब देखो कि नेशनल इनकम से हमें अगर पता चलता है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन डाउन है, ठीक है, डाउनवर्ड है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगी। इकोनॉमिक पॉलिसीज मतलब कि अगर कंट्री की नेशनल इनकम कम है मींस कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पर्सन है जो कंट्री के वो क्या है
अनएम्प्लॉयड है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करवाएगी, इंप्लीमेंट करवाएगी, और वहां पर क्या है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करवाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी उतनी ही हमारी कंट्री की नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी। 14 चैप्टर में हमने देखा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में कि जिस कंट्री के पर्सन ज्यादा से ज्यादा पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज होते हैं उस कंट्री की नेशनल इनकम ज्यादा होती है इन कंपैरिजन जिन कंट्रीज में कम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज होते हैं। नेक्स्ट है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब देखो कि नेशनल इनकम जो भी हमारी कंट्री में इनकम जनरेट होती है गुड्स एंड सर्विसेज को की प्रोडक्शन करने पे, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस इनकम को जिन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो देखो कि नेशनल इनकम से हमें क्या है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करके हमें ये पता चल सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो सभी लोगों में इक्वली हो रही है, मतलब सभी लोगों को इक्वली इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, या कुछ लोगों को ज्यादा इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कुछ लोगों को लेस इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो अगर देखो कि कुछ पर्सन जिनको ज्यादा इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो वो ज्यादा रिच हो जाएंगे, और पुअर पर्सन है और भी ज्यादा पुअर हो जाएंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या है, नेशनल इनकम से उनको पता चल जाएगा कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो रहा है या इक्वल हो रहा है। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि रिच पर्सन के ऊपर टैक्स लगा के उनसे जो भी मनी कलेक्ट करेगी उनको पब्लिक वेलफेयर, जो पुअर पर्सन है उनकी वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करती है। तो मतलब कि नेशनल इनकम से गवर्नमेंट क्या करती है कि जो रिच एंड पुअर में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है उसे इक्वल करती है। क्लियर है? नॉलेज ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब देखो नेशनल इनकम की हेल्प से हमें क्या है, पर कैपिटा इनकम के बारे में नॉलेज प्रोवाइड होती है कि कंट्री में पर पर्सन की इनकम कितनी है। क्योंकि नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम हम कैसे फाइंड करते हैं, पर कैपिटा इनकम इक्वल नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। कंट्री में जो टोटल नेशनल इनकम है उसको अगर हम पॉपुलेशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज है उनके साथ डिवाइड कर देंगे तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कंट्री में जो पर पर्सन है उनकी इनकम कितनी है। एवरेज में हम इनकम को फाइंड कर सकते हैं। तो देखो नेशनल इनकम से हमें पर कैपिटा इनकम की भी नॉलेज प्रोवाइड होती है, और पर कैपिटा इनकम की नॉलेज प्रोवाइड होना भी कंट्री के लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनल इनइक्वालिटी। रीजनल इनइक्वालिटी, अब देखो नेशनल इनकम की हेल्प से हमें रीजनल इनइक्वालिटी पता चलता है, क्योंकि देखो नेशनल इनकम जब कलेक्ट करते हैं ना तो रीजन के अकॉर्डिंग स्टेट वाइज नेशनल इनकम को कलेक्ट किया जाता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, ऐसे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो जो एनएस ऑर्गेनाइजेशन है वो नेशनल इनकम के ऊपर डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं। तो देखो कि हमें अब देखो फर्स्टली पहले क्या किया जाता है कि स्टेट वाइज नेशनल इनकम है जो कलेक्ट की जाती है कि कितनी गुड्स प्रोड्यूस हुई है। फिर जितनी भी स्टेट्स हैं उन सबकी इनकम को स्टैटिस्टिक फॉर्म में फॉर्मुलेट किया जाता है, सोल्व करके वो सारा डाटा कलेक्ट करके फिर फाइंड करते हैं कि पूरी जो नेशन है उसकी इनकम कितनी है। तो देखो नेशनल इनकम की हेल्प से हमें रीजनल इनइक्वालिटी मतलब कि कौन से एरियाज हैं जो डेवलप नहीं हुए हैं या फिर जहाँ पर न्यू टेक्निक्स का यूज नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, तो उसके बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड होती है। और देखिए हाउ दैट वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि देखो कि फर्स्टली अगर राजस्थान की अगर हम पहले इनकम कैलकुलेट करते हैं कि वहां पर इनकम कितनी है, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ऐसे तो अगर बिहार वाली साइड, बंगाल वाली साइड देखे तो अगर वहां पे नेशनल इनकम अदर स्टेट्स के अकॉर्डिंग, पंजाब हरियाणा के अकॉर्डिंग देखे कि उनकी इनकम कम है, ठीक है, और पंजाब हरियाणा में जो इनकम है वो ज्यादा जनरेट हो रही है, मीन्स हमें क्या पता चल जाएगा कि वो जो बिहार बंगाल वाली जो साइड स्टेट्स हैं वो क्या है, अंडर डेवलप है। ठीक है, वहां पे टेक्नोलॉजीज नहीं है, इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, तभी तो वहां की जो इनकम है वो वहां से कम इनकम जनरेट हुई है। तो मतलब कि जो रीजनल अभी भी हमारी कंट्री में रीजनल इनइक्वालिटी है, बिकॉज कुछ स्टेट्स ऐसी हैं वो जो डेवलप हैं एंड कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो अंडर डेवलप है। तो नेशनल इनकम से गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि कौन सी स्टेट्स हैं जो अंडर डेवलप है, जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बैकवर्ड है,
तो गवर्नमेंट्स क्या है उन स्टेट्स को डेवलप करती है। लास्ट है to formulate policy related with agriculture sector and animal husbandry। अब देखो गवर्नमेंट क्या है, नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उससे नेशनल इनकम के थ्रू गवर्नमेंट क्या है ये जो भी हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर है या एनिमल हस्बेंड्री पशु वगैरह पालते हैं लोग, ठीक है, तो उनको भी डेवलप करने के लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती हैं। क्योंकि देखो अगर नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया है तो उससे पता चला है, ये भी गवर्नमेंट देखती है कि प्राइवेट सेक्टर कितना रोल प्ले कर रहा है, मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर का नेशनल इनकम में क्या रोल है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का नेशनल इनकम में क्या रोल है, सर्विस सेक्टर का नेशनल इनकम में क्या रोल है। तो अगर एग्रीकल्चर बेसिकली अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर का जो रोल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है नेशनल इनकम में, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड हो चुकी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। और अगर आज हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो जो पॉपुलेशन है वो मेनली सर्विस सेक्टर पे डिपेंड है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में इंगेज्ड है, एक्टिविटीज में इंगेज्ड है। तो इसीलिए अगर गवर्नमेंट है उनको पता चल नेशनल इनकम को वो कैलकुलेट करते हैं तो फिर वो ये फाइंड करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का क्या रोल है नेशनल इनकम में। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर कम रोल प्ले कर रहा है नेशनल इनकम में तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करेगी। जो फार्मर्स हैं, पुअर फार्मर्स हैं, उन्हें न्यू टेक्निक्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर वे में उनको प्रोवाइड करवाएगी ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। और इससे क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी अपना हाईएस्ट रोल नेशनल इनकम में प्ले करे। क्लियर है। एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड तो गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती हैं जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर को, एनिमल हस्बेंड्रीज को ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाए। तो ये थे हमारे मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने से उसकी क्या इंपॉर्टेंस हमें प्रोवाइड होती है, इससे गवर्नमेंट को क्या है एग्जैक्ट, क्योंकि देखो कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो नेशनल इनकम पे डिपेंड होती है। अगर नेशनल इनकम ज्यादा है तो डेवलपमेंट मीन्स कंट्री ज्यादा डेवलप हो रही है, ठीक है, कंटिन्यूसली डेवलप कर रही है। और अगर नेशनल इनकम कम है तो जो कंट्री है वो अंडर डेवलप हो रही है। अगर देखो नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हमें जो कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड नहीं होगी कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, हाउ मैनी पर्सन्स आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कितने पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड है। ओके, तो ये सब कुछ फाइंड करने के लिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना कंपल्सरी है। अब हमारा तो ये था हमारा 15 चैप्टर का लास्ट टॉपिक। और अब हम 16 चैप्टर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब देखो नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स में हमने व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट इज जीडीपी, एनपी, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, ठीक है, डिफिकल्टीज इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम के बारे में 1 by 1 रीड किया। और उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम 16 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं। ओके, तो फर्स्टली देखो कि जो नेशनल इनकम है उसको अगर हमने मेजर करना है, कैलकुलेट करना है, तो जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो वो डाटा हमारे पास एक्यूरेट फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम एक्यूरेट फॉर्म में नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो जो भी डाटा हम लिखते हैं वो हमारे पास थ्योरेटिकल फॉर्म में होता है, थ्योरी की फॉर्म में होता है। तो जो भी हमारे पास डाटा थ्योरेटिकल फॉर्म में होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, तो वो कंप्लीटली एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी हम नेशनल इनकम को फाइंड कर सकते हैं। अब देखो कंट्री में जो भी पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट होती हैं या फिर फ्यूचर प्रोडक्शन, फ्यूचर मतलब आने वाले टाइम में कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए कंट्री में,
ओके। तो ये सब कुछ इकोनॉमिक एनालिसिस की जाती है, ये सब कुछ किस पे डिपेंड होता है, नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम से ही हम क्या है ये देखते हैं कि कंट्री में फ्यूचर टाइम में कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए या कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अब देखो जो हमारा 14 चैप्टर था उसमें हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किया था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या आता है कि जिसमें वन सेक्टर से अनदर सेक्टर में जो इनकम का फ्लो है वो सर्कुलेट होता रहता है, हाउस होल्ड सेक्टर टू बिजनेस सेक्टर। अब देखो हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या करते हैं, पहले बिजनेस सेक्टर में जाके वो काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। फिर जो बिजनेस सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर्स को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो उनको इनकम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और इनकम जो भी प्रोवाइड की जाती है हाउस होल्ड सेक्टर उस इनकम को अपनी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर खर्च करते हैं और वो इनकम फिर से बिजनेस सेक्टर के पास चली जाती है। मतलब कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है, वन पर्सन का जो एक्सपेंडिचर होता है वो अनदर पर्सन की इनकम होती है। क्लियर है। अब देखो कि अगर हम सिंपल डेली रूटीन में देखें कि बायर्स हैं जो सेलर्स हैं, मार्केट में से अगर हम कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह परचेज कर रहे हैं, कुछ भी परचेज कर रहे हैं, तो अगर हम कुछ भी परचेज करते हैं सेलर से, ठीक है, तो हमें उन्हें क्या है मनी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गुड्स को कंज्यूम करने के लिए उस पर हमने एक्सपेंडिचर किया, उस पर पैसा हमने खर्च किया, ठीक है। और जो सेलर्स हमें गुड्स प्रोवाइड करवाएगा वो इनकम उसके, वो जो पैसा होगा उसके लिए क्या हो जाएगी, उसकी मनी। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या है, अगर हम देखें रूटीन में, अगर हमारी लाइफ में, तो वन पर्सन का जो एक्सपेंडिचर होता है वो अनदर पर्सन की इनकम होती है। क्लियर है। अब देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है, इनकम प्रोडक्शन है वो क्या है, प्रोडक्शन इक्वल इनकम इक्वल एक्सपेंडिचर। अब देखो कि जो प्रोडक्शन है वो इक्वल होती है इनकम की एंड इनकम इक्वल होती है एक्सपेंडिचर की, क्योंकि प्रोडक्शन कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर। ओके, हाउस होल्ड सेक्टर जितने भी प्रोडक्शन करेगा उसके बदले में उनको इनकम प्रोवाइड होगी, उस इनकम को वो क्या फिर करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम नेशनल इनकम को प्रोडक्शन मेथड से, इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो तीनों मेथड से जो हमें नेशनल इनकम प्रोवाइड होगी वो क्या है, इक्वली प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो आज हम जो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है इसमें हम क्या है, मेथड्स क्या है नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने की, उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है कि फर्स्टली जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन के बदले में उनको क्या प्रोवाइड करवाई जाती है, इनकम, ठीक है। उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, उस इनकम को वो क्या करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा कि बिजनेस सेक्टर्स को मनी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो इसीलिए देखो जो भी प्रोडक्शन की गई है उससे जितनी भी इनकम प्रोवाइड होगी मतलब कि जनरेट होगी, उस इनकम को क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और उस इनकम को वो क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे। तो मतलब कि अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो हम इन तीनों मेथड से क्या है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर। जो प्रोडक्शन है वो इनकम के इक्वल होती है एंड इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट्स मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब देखो देर आर 3 मेथड्स टू मेजरमेंट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। क्योंकि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो हम 1 ईयर में जितनी भी कंट्री में प्रोडक्शन हुई है उसकी वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, मार्केट वैल्यू। तो इसीलिए इसे हम प्रोडक्शन मेथड भी कह सकते हैं एंड वैल्यू एडेड मेथड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है इनकम मेथड।
अब देखो 1 ईयर में जितनी भी लोगों का इनकम उनके पास डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन हुई है प्रोडक्शन से इनकम क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, तो इनकम से भी हम क्या है नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड जो लास्ट मेथड है वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड से भी हम क्या है नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड मींस कि लोगों के पास जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो उस इनकम को क्या है एक्सपेंडिचर करेंगे, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज पर मनी को क्या है एक्सपेंड करेंगे। क्लियर है? तो ये क्या है 3 मेथड्स है जिनसे हम क्या है नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो अगर हम प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं या फिर इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हम तीनों मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो जो नेशनल इनकम है वो हमें इक्वली प्रोवाइड होगी। जो प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम प्रोवाइड होगी, ठीक है, कितनी नेशनल इनकम है वही हमें इनकम मेथड से प्रोवाइड होगी, वही हमें एक्सपेंडिचर मेथड से प्रोवाइड होगी। तो इसीलिए जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल ग्रोस नेशनल इनकम इक्वल ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर, ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर। अब देखो कि इसीलिए जो ग्रोस, अब अगर हम तीनों मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो हमें इक्वली नेशनल इनकम प्रोवाइड होगी। इसीलिए जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रोस मींस टोटल कंट्री में, ठीक है, नेशन में जितनी भी प्रोडक्शन हुई है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ग्रोस नेशनल इनकम इक्वल ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर। बिकॉज जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसमें प्रोडक्शन के बदले में जब लोगों को इनकम प्रोवाइड की जाती है तो उस इनकम को लोग क्या है एक्सपेंडिचर करते हैं और वो क्या है कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाती है। तो इसीलिए इन तीनों मेथड से अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो हमें इक्वली नेशनल इनकम प्रोवाइड होगी। तो फर्स्टली हम नेशनल इनकम को प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते हैं। अब देखो कि जो कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, कोई भी कंट्री है उसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी वो क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, कैपिटल्स, ये सब कुछ, तो इनमें जब उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी प्रोडक्शन हुई है उसकी जो वैल्यू है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम प्रोवाइड की जाती है उस वैल्यू के इक्वल होती है। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर है या फिर कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है तो जो उसके पास अगर 50,000 रुपीज मनी जनरेट होगी प्रोडक्शन से, ठीक है, तो उस 50,000 रुपीज को वो क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उस इनकम को क्या करेंगे एक्सपेंडिचर कर देंगे, अपनी वांट्स को, अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए उस इनकम को वो एक्सपेंडिचर कर देते हैं। ठीक है, सो इसीलिए जो प्रोडक्शन मेथड एंड ग्रोस नेशनल इनकम है, टोटल नेशनल इनकम है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर है, वो तीनों क्या है इक्वली होते हैं और इन तीनों से हमें नेशनल इनकम का जो रिजल्ट है वो भी इक्वली प्रोवाइड होगा। तो फर्स्टली हम प्रोडक्शन मेथड की हेल्प से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो मोस्टली जो कंट्रीज होती हैं वो प्रोडक्शन मेथड की हेल्प से ही नेशनल इनकम को, जो डेवलप कंट्रीज है प्रोडक्शन मेथड की हेल्प से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती हैं। अब हम जो प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।